हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी क्रम में आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की क्लास 15 स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और याद से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटिन्यूअसली क्लास मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें आर्ट फॉर आर्ट सेक लाया गया था। पहला ऑप्शन है न्यू क्लासिकल एज, दूसरा ऑप्शन है रियलिज्म, तीसरा है एस्थेटिसिज्म और चौथा है नन ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर ध्यान रखें, आर्ट फॉर आर्ट सेक जो था ये एस्थेटिसिज्म का जो है ये था, ये फ्रेंच स्लोगन था। इसका मीन्स फ्रेंड्स, जब जो है हम लोग देखते हैं कि विक्टोरियन एज में, न्यू क्लासिकल एज में जब आर्ट में रियलिटी डाल दी गई, यानी कि जो कुछ भी हम अपने रियल लाइफ में फेस करते हैं उसको लिटरेचर में डाल के प्रस्तुत किया जाने लगा। तो जैसे चार्ल्स डिकन्स वगैरह को हम सभी देख सकते हैं। तो आईना विक्टोरियन एज का दिखाने लगे तो लोगों को एक समय तक तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद लोगों में निरस्ता आ गई और लोगों को लगा कि हम थिएटर वगैरह जाते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं तो हम अपने तनाव को दूर करने के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये मूवमेंट लाया गया। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है कि कला के प्रति कोई भी छेड़छाड़ न की जाए, कला को कला ही के तौर पे प्रस्तुत किया जाए। तो आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट, एस्थेटिसिज्म मतलब सौंदर्य शास्त्र, इसका मतलब ये था। और ये जो फ्रेंच स्लोगन था जो अर्ली 19th सेंचुरी में, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में ये लाया गया था। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। एन एपीलॉग इज, एपीलॉग क्या होता है उसको हम सभी देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रीफेस होता है और प्रोलॉग होता है और एपीलॉग होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो प्रोलॉग होता है वो इंट्रोडक्शन होता है और जो एपीलॉग होता है वो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे टेम्पेस्ट में एपीलॉग बोलते हैं प्रॉस्पेरो, जो कि फादर ऑफ मिरांडा हैं, ठीक है। और एज यू लाइक इट में भी विलियम शेक्सपियर ने एपीलॉग का यूज़ किया है। तो ये होता क्या है कि अंत में कोई एक कैरेक्टर जनता से प्ले कंप्लीट होने के बाद ऑडियंस से सीधे इंटरेक्शन करता है, उसको हम सभी क्या बोलते हैं, उसको एपीलॉग बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूस्ड। तो ये अपना इनकरेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर नहीं है। प्रीफिक्स मीन्स होता है इन स्टार्टिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन, वी आर टॉकिंग अबाउट एपीलॉग, ठीक है। तो एपीलॉग मतलब कंक्लूजन यानी सफिक्स होगा। तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यू ऑल आर राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, अ पीस ऑफ राइटिंग स्पीच दैट फॉर्मली बिगिन इन अ बुक। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रोलॉग की बात करने लगा। और लास्ट ऑप्शन देखेंगे, अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बियर्स नो रिलेशन टू टेक्स्ट एट एंड हैंड, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या होता है। ऑप्शन है 4 एम्बिक पेंटामीटर्स, सेकंड है 6 एम्बिक पेंटामीटर्स, थर्ड है 8 एम्बिक पेंटामीटर्स और लास्ट है 10 एम्बिक पेंटामीटर्स। बताइएगा यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। एडमंड स्पेंसर, ठीक है, एडमंड स्पेंसर जो एलिजाबेथन प्लेराइट थे, इन्होंने इस स्टेंजा का इजाद किया था और इसका नाम बाद में एलेक्जेंड्राइन भी पड़ गया। और एडमंड स्पेंसर का जो स्टेंजा है वो 9 लाइन का होता है, इसको ध्यान रखिएगा, 9 लाइन स्टेंजा होता है। और ये 8 लाइन जो स्टार्ट के होते हैं वो 8 एम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, ठीक है। एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है फ्रेंड्स, उसको भी जानेंगे।
अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस और अनस्ट्रेस स्ट्रेस। इस तरीके से अनस्ट्रेस स्ट्रेस का एक समूह होता है जो 5 जो है फीट होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिक पेंटामीटर। ओके, तो शुरू के जो 8 लाइनें होंगी वो एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, और जो लास्ट और 19th लाइन होता है वो एम्बिक हेक्सामीटर में होता है। वी कैन से एलेक्जेंड्राइन मीटर। ये क्या होता है? हेक्सामीटर मीन्स फ्रेंड 6 फीट होगा, ठीक है, एंड 12 सिलेबल, दैट इज कॉल्ड एलेक्जेंड्राइन आर हेक्सामीटर। ओके, तो यहाँ पर हम सभी को समझ में आ गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर्स का 8 रहेगा समूह, यानी कि 8, इसका मीन्स क्या हो गया, 8 फीट एंड आपके 16 सिलेबल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ। ये कर्टल सोनेट क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसको पहले ऐसे जान लें, और इसके पहले हम सभी को ये जो मिला है इसकी अगर स्पेंसरियन स्टेंजा की राइमिंग स्कीम की बात करें तो फ्रेंड्स इसको भी हम देख सकते हैं, याद रख लें, ए बी, इसके बाद बी सी सी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। ओके, तो चलेंगे, इसको ध्यान रखें, ए बी बी सी सी। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अ कर्टल सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ 12th लाइन, 7th लाइन, 11 लाइन और 14 लाइन। देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको ये जान लें, कोई भी सामान्य सोनेट रहता है तो 14 लाइंस का होता है, चाहे वो मिल्टॉनिक सोनेट हो, चाहे वो एडवर्ड स्पेंसर का स्पेंसरियन सोनेट हो, एडमंड स्पेंसर का, चाहे विलियम शेक्सपियर का शेक्सपियरियन सोनेट हो, चाहे वो इटालियन या कह सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट हो, 14 लाइंस होते हैं। बट जो कर्टल सोनेट होता है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखें, वो 11 और 10.5 लाइन, यानी 10.5 या 11 लाइन का जो है ये होता है कर्टल सोनेट। और इसको आविष्कार किसने किया था? तो इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इट वॉज इन्वेंटेड बाय G.M. हॉपकिंस। ओके, G.M. हॉपकिंस। द फुल नेम ऑफ G.M. ऑफ हॉपकिंस, जेराल्ड, GERARD, जेराल्ड मैनली। ओके, यू कैन नोट डाउन, मैनली हॉपकिंस। ओके, G.M. हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया था। 10.5 या 11 लाइन का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। बताइएगा, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो हम सभी का एक पोएम होता है, और ये क्या कंटेन करता है? पहला ऑप्शन देखेंगे, अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, एक अकेला स्पीकर अपने आप से बातें करेगा। सेकेंड ऑप्शन, सेवरल स्पीकर्स टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, बहुत सारे स्पीकर्स एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और थर्ड ऑप्शन, वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। यस, यू आर राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। फोर्थ में देखिएगा, अ सिंगल डायलॉग इन द पोएम। ओके, तो यहाँ थर्ड ही क्यों है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माने जाते हैं। इनका प्रॉस्पाइस, और हम सभी देखते हैं माय लास्ट डचेस, फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसीज, ये सब ड्रामेटिक मोनोलॉग के अच्छे उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं T.S. इलियट का जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है ना, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। These are the most important examples of dramatic monologue in English
लिटरेचर। इसमें जो स्पीकर रहता है वो राइटर रहता है, बट वो खुद राइटर बन के ना बात करके, पोएट बन के ना बात करके, जिसके जरिए वो बात कहता है उसी के थ्रू अपनी बात को कहता है। दैट इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और जो इमेजिनरी स्पीकर रहेगा वो साइलेंटली, इमेजिनरी स्पीकर एक साइलेंटली लिसनर से बात करेगा कि वो लिसनर साइलेंट रहेगा, लेकिन पढ़ते समय पता चलेगा ही इज टॉकिंग टू समवन एल्स। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोजेड ड्रामा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं और कई एग्जाम्स हैं जो लगे हुए हैं जिसमें आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हमें बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ऑल फॉर लव किसका है, पहले तो आप हमें ये बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑल फॉर लव किसका है, प्रोमेथियस अनबाउंड किसका है, द डायनेस्टिस किसका है, और सैमसंग एगोनिस्ट किसका है। आई एम गिविंग यू फॉर सम टाइम, ओके, यू कैन टेक सम टाइम एंड गिव मी आंसर। बताएं, ऑल फॉर लव किसका है, प्रोमेथियस अनबाउंड किसका है, द डायनेस्टिस किसका है, और सैमसंग एगोनिस्ट किसका है। इसको याद रखें फ्रेंड्स। इसकी ऑल फॉर लव की सब टाइटल की अगर हम सभी बात करें तो ऑल द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये सब टाइटल है। 1677 में जॉन ड्राइडर ने इसको ब्लैंक वर्स में लिखा था। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इट इज अ रोमन प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके, तो ये जो है ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के रोमन प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया है, ब्लैंक वर्स में लिखा है, और यही क्लोजेड ड्रामा नहीं है। बाकी ये शैले के द्वारा लिखा गया था, प्रोमेथियस अनबाउंड ये भी है, और डायनेस्ट थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था, ये भी है हार्डी के द्वारा, और सैमसंग एगोनिस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। इट इज ऑल्सो अ क्लोजेड ड्रामा। ओके, आई थिंक आपने नोट भी किया होगा, लर्न भी किया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ, बताइएगा कौन सा ऐसा एज था। आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस, न्यो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, रेस्टोरेशन एज, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बताएं, रोमांटिक एज में रिटर्न टू नेचर है, या नियो क्लासिकल में, या रेस्टोरेशन में, या किसी और में, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 से मानी जाती है और 1837 तक। 1837 में क्वीन एलिजाबेथ रानी बनती हैं, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति की ओर लौटो का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि रोमांटिक एज की विशेषता है। ठीक है, और ये रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल एज भी था, क्योंकि उसके पहले न्यू क्लासिकल एज में क्लासिसिज्म को फॉलो किया जा रहा था। रेस्टोरेशन एज भी इसी का सिनोनिम है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 इज हेप्टामीटर कंसिस्ट्स ऑफ। हेप्टामीटर क्या है, पहला ऑप्शन ले लें 5 मेट्रिकल फीट, दूसरा ऑप्शन ले लें 6 मेट्रिकल फीट, और तीसरा ऑप्शन है 7 मेट्रिकल फीट, और लास्ट ऑप्शन है 8 मेट्रिकल फीट। तो बताइएगा, इसको ध्यान रखिए। टेट्रामीटर 4 होता है, टेरेसा की बात करें तो 3, पेंटा की बात करें 5, और हेक्सा की बात करें या सेक्सा की बात करें तो ये 6 होता है। हेप्टा की बात करें तो 7 होता है। ओके, तो आपको हिंट मिल गया कि 7 आपका क्या हो जाएगा, 7 मेट्रिकल फीट अपना आंसर होगा। ओके, 8 की बात करते तो ऑक्टेव हो जाएगा। 8 की बात करेंगे तो
तो ऑक्टेव हो जाएगा, और 9 की बात करेंगे नोना, और 10 की बात करें तो डेका। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हेप्टामीटर मीन्स 7 होता है, ठीक है। यहाँ पर अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। A stanza of 8 iambic pentameters on the pattern of AB 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 CC is known as। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देख लेना है कि राइमिंग वर्ड कितने हैं। तो ए बी सी सी टोटल 8 हैं। तो ऑक्टा रीमा में 8 लाइन स्टेंजा होता है, वो ऑक्टा रीमा हो जाएगा। 7 होता तो राइम रॉयल, और एलेक्जेंड्राइन होता है तो 12 सिलेबर या 6 फीट होते हैं, और स्पेंसेरियन होता है तो 9 लाइन स्टेंजा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगर देखिए 9 नंबर की बात करें तो ओटवा रीमा में, इसको ध्यान रखिएगा कि 8 लाइन ऑफ 10 और 11 सिलेबल, यानी कि 10 या 11 सिलेबल इसमें होते हैं, और इसकी इटालियन ओरिजिन है, इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। इटालियन ओरिजिन इसकी है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैलेड इज ए रिटन ऑन समबडीज डेथ, किसी की मृत्यु पर। तो सभी लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स कि ये आंसर नहीं होगा, ये तो एलिजी होती है, किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है या किसी के शोक में एलिजी का जो है लिखने का प्रचलन। और आप प्रेयर सॉन्ग तो हिम्न होता है, सरमन होता है, ये भी नहीं होगा। मैरिज सॉन्ग इपिथेल्मियम या प्रोथेल्मियम होता है। तो बचा क्या, अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, 4 लाइन का स्टेंजा होता है, उसको बैलेड स्टेंजा बोलते हैं। हर 4 लाइन के बाद जो लाइन रिपीट होती है 3 लाइन 4 लाइन के बाद, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन, यानी कि रिपीटेशन ऑफ द सेम लाइन आफ्टर 3 और 4 लाइन्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का 4 है। अगर पहले ऑप्शन में बात करें तो एलिजी और डर्ज है, प्रेयर सॉन्ग हिम्न होता है, और मैरिज सॉन्ग एपिथेल्मियम और प्रोथेल्मियम है। एडवर्ड डिस्पेंसर का यूज़ है, एडवर्ड डिस्पेंसर ने अपनी जो है पत्नी के लिए यूज़ किया था पहली बार। और शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, दैट इज कॉल्ड बैलेड। ओके, चलिएगा, इसको फोक सॉन्ग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज, यानी एक ऐसा पोयम जो इपिक से रिलेटेड हो या मिलता जुलता हो, दैट इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन ले लें, मॉकिंग इपिक, दूसरा है मॉक हीरोइक इपिक, तीसरा है लिरिक पोयम, चौथा है मेलोडियस पोयम। इपिक से मिलता जुलता मॉक इपिक है ना, सभी लोग जानते हैं। इसको मॉक इपिक के अतिरिक्त मॉक हीरोइक इपिक भी कहा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मॉक हीरोइक इपिक। और आपका मॉक हीरोइक की मॉकिंग इपिक नहीं होता, मॉक हीरोइक इपिक, लिरिक पोयम और ये सब नहीं होगा। तो मॉक हीरोइक इपिक अपना उत्तर है। बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉक हीरोइक इपिक। ओके, रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। आप देख पाते हैं यहाँ पर जो है एलेक्जेंडर पोप ने बेलिंडा की लटें काट ली जाती हैं और परियां उनकी रक्षा करती हैं। उनका लैप डॉग उनके पास रहता है और सूर्य की किरणें होने के बाद वो दोपहर में सो के उठती हैं। तो यहाँ अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में एलेक्जेंडर पोप ने बात किया है मॉक हीरोइक में, यानी स्टाइल हिपिक का ही रहेगा, बट वो छोटे से छोटे सब्जेक्ट को बड़ा बना देंगे, ठीक है। और भी अगर हम लोग देख पाएँ, फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल भी मॉक इपिक का ही उदाहरण है। और ये रेप ऑफ द लॉक 1712 में जो है टू कैंटोज में आया था, और 1714 में अगर हम बात करें तो ये 5 कैंटोज में आया था। ओके, तो पहली बार जब ये पब्लिश हुआ 1712 में, तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि 2 कैंटोज थे, और 1714 में जब ये पब्लिश होता है दोबारा तो इसमें टोटल 5 कैंटोज थे, ठीक है।
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मॉक इपिक को और क्या क्या कह सकते हैं? मॉक इपिक को मॉक हीरोइक इपिक भी कह सकते हैं, हीरोइक कमिक इपिक भी कह सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच प्लेज फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वर एलिगोरिकल इन नेचर। ये क्या होता है? पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन मिस्ट्री प्ले, दूसरा मिराकल प्ले, तीसरा मोरालिटी प्लेज और चौथा मोनोलॉग्स। क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल, मीन्स एक ऐसा प्ले आपको बताना है जिसमें जो हीरो होगा वो सही रास्ते पे चल करके बुराई का अंत करेगा। इसको क्या कहते थे? तो फ्रेंड्स इसको याद रख लें, वाइस और वर्च्यू की का जब थीम बनता था तो उसको हम सभी कहते थे, उसका नाम था मोरालिटी प्ले, यानी कि सही गलत की नैतिकता पर आधारित प्ले, दैट वाज कॉल्ड मोरालिटी प्ले। ठीक है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा सी। मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन बाइबिल होता था, बाइबिल पर आधारित। मिराकल प्ले बेस्ड ऑन लाइफ्स ऑफ सेंट, यानी कि संतों के जीवन पर निर्भर करता था। और मोनोलॉग्स तो हम सभी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स टू, लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? हु द मेन कैरेक्टर इज, ये तो प्रोटागोनिस्ट हो गया, समझ पा रहे हैं ना, प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो। और दूसरा देखिएगा, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और तीसरा ऑप्शन देखिए, हु इज टेलिंग द स्टोरी, ये तो भाई नरेटर हो जाएगा। ठीक है, नरेटर हो जाएगा जो कहानी को बताए। चौथा है द ऑब्स्टिकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, ये तो ऑब्स्टिकल तो हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि वो ऐसी बाधा, वो ऐसा संघर्ष जिसको हीरो क्या करे, ओवरकम, यानी जिसको जिस पर संघर्ष करके जीत हासिल करे। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, जहाँ और जब स्टोरी बनती है या जो है जो उसका थीम चलता है। ठीक है, आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच नैरेटिव इज रिलेटेड, उस परिप्रेक्ष्य में बातें करना जहां पर स्टोरी घटित हो रही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। कैवेलियर पोएट्स सपोर्टेड डैश इन द सिविल वार, जब इंग्लैंड में सिविल वार चल रहा था तो कैवेलियर पोएट किसको सपोर्ट कर रहे थे? दोस्तों आप जानते हैं कि कैवेलियर पोएट और मेटाफिजिकल पोएट, मिल्टन के समय में तीन प्रकार के पोएट थे। MCP आपको मैंने लर्न कराया है, M बराबर मेटाफिजिकल, C बराबर कैवेलियर और P बराबर प्यूरिटन। तो MCP मतलब चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, इनको 1649 में बीहेड कर दिया गया था। और उसके पहले इंग्लैंड में जो सिविल वार चल रहा था तो जो पोएट्स चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट बने उनको सन ऑफ बेन भी कहा गया, सन ऑफ बेन जॉनसन, दैट वर कॉल्ड, दोज वर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कैवेलियर पोएट्स। और ये बाद में फिर मेटाफिजिकल पोएट का भी कॉन्सेप्ट आया तो ये किसी के पक्ष में नहीं थे। अब कैवेलियर पोएट का नाम अगर आप लिख लें तो नोट कर सकते हैं, रॉबर्ट हेरिक, सबसे पहला नाम रॉबर्ट हेरिक, ये कैवेलियर पोएट थे। ठीक है, रॉबर्ट हेरिक पहला नाम। दूसरा नाम रिचर्ड लवलेस। ठीक है, रिचर्ड लवलेस हैं, ये भी जो है कौन थे, ये कैवेलियर पोएट थे। थॉमस कैर्यू तीसरे नंबर पे आते हैं, थॉमस कैर्यू, ये भी क्या थे, सपोर्ट ऑफ चार्ल्स फर्स्ट थे। फिर हम सभी और भी अगर आगे जाएं तो यहाँ पर हम सभी को सर जॉन सकलिंग भी मिलेंगे जिनको फादर ऑफ कैवेलियर पोएट कहा जाता है। ठीक है, सर जॉन सकलिंग, इसको आप ध्यान रखिएगा, इनको फादर ऑफ कैवेलियर पोएट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चार्ल्स सेकंड तो बाद में आते हैं 1660 में, जब दोबारा
ओलिवर क्रॉमवेल के बाद रिचर्ड क्रॉमवेल चले जाते हैं गद्दी छोड़ करके। इंग्लैंड की जनता फिर से इनको बुलाती है और ये आपका 1625 से लेकर 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट रहते हैं। रिचर्ड क्रॉमवेल 2 वर्षों तक रहे, 1658 से लेकर 1660 तक। और जेम्स फर्स्ट की बात करें तो 1603 से 1625 तक। ओके, ये जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड भी थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कमिक रिलीफ क्या है? तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन सुने। द इंटरवल इन द प्ले ऑफ फिल्म, दूसरा है हिलेरियस कॉमेडी, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, और चौथा ऑप्शन है द इफेक्ट ऑफ कैथारिसिस। तो इसको याद रख लीजिएगा, कमिक रिलीफ जो होता है वो ट्रेजेडी में होता है। और जैसे आप देखते हैं कि मैकबेथ में हम सभी देखते हैं कि पोर्टर सीन को कमिक रिलीफ बताया गया है, जब वो लोग दरवाजा खोलने का मतलब गेट खोलने का पैसा मांगते हैं राजा डंकन की मृत्यु के बाद, सब ड्रिंक किए रहते हैं। और यहाँ पर देखिए ओथेलो में भी दिखाया गया है, और मैकबेथ में तो हो गया, हैमलेट में ग्रेव डिगर सीन कमिक रिलीफ है। तो यहाँ पर हो जाएगा अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, मतलब जब एकदम भयंकर वाली ट्रेजेडी आसपास छा जाती है तो दिमाग वहां से हटाने के लिए कॉमिक रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। इंटरवल इन द प्ले ऑफ फिल्म ये होगा नहीं, हिलेरियस कॉमेडी भी अपना ऑप्शन नहीं है, इफेक्ट ऑफ कैथारिसिस भी नहीं है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है कि किसको पोएट माना जाता है? ऑप्शन में है जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, एडमंड डिस्पेंसर और चार्ल्स लैम्ब। बताइएगा। ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में ताकि आप बड़े आसानी से कंफ्यूज हो जाएं, बट कंफ्यूज ना हो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। जॉन मिल्टन के, ध्यान रखिएगा, जॉन मिल्टन के यहाँ पर पोएटिकल जो मास्टर थे, गुरु थे, वो एडमंड डिस्पेंसर थे। और जॉन ड्राइडन का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। एडमंड डिस्पेंसर को पोएट से पोएट माना जाता है। किसने कहा? चार्ल्स लैम्ब ने कहा। फैक्ट समझ लिए, फिर से सुने। जॉन मिल्टन के पोएटिकल गुरु थे एडमंड डिस्पेंसर, और जॉन ड्राइडन आपके देखते हैं रेस्टोरेशन एज के थे। एडमंड डिस्पेंसर को पोएट से पोएट कहा जाता है बाई चार्ल्स लैम्ब, यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने इनको पोएट से पोएट कह के बुलाया था। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आवर एग्जामिनेशन। ओके, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 17, हीरोइक क्वार्टरन क्या होता है? A stanza in blank verse, 8 line stanza in iambic hexameter, 4 line stanza in iambic pentameter, 6 line stanza in iambic pentameter. Which option is our correct option of this question? बताएं। हीरोइक क्वार्टरन, फ्रेंड्स आपको ध्यान है क्वार्टरन बराबर 4, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, क्वेश्चन में आपको पता है कि क्वार्टरन में 4, हीरोइक मतलब क्या? कोई वीरता वाली थीम होगी। रेस्टोरेशन एज में इसको आयम्बिक हेक्सामीटर, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर आपको बताया गया था आयम्बिक हेक्सामीटर और आयम्बिक पेंटामीटर। तो 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 4 लाइन इन एम्बिक हेक्सामीटर, 8 लाइन इक्स पेंटामीटर। तो यहाँ पर 8 लाइन कह दिया है ना, ये देखिए गलत हो गया। क्वार्टन बराबर 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये भी अपना गलत आंसर। क्वार्टन बराबर 4, हीरोइक थीम की 4 लाइन होगी तो ये हीरोइक क्वार्टन कहलाएगी। इसको भी रेस्टोरेशन एज में यूज किया गया था। अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी यानी पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से मिलता जुलता है, ये क्या कहलाता है? ए बी हीरोइक क्वार्टरन। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अफोरिज्म क्या है? पहला, मीन्स अ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। इसको ध्यान रखिए, ये एम्फीबियन होता है। ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको, लिटरेचर की दुनिया है यहाँ, इसका कोई काम नहीं है इस ऑप्शन का। बी ऑप्शन देखें, इज स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम ऑफ फ्यू वर्ड। यही सही है। गागर में सागर भरना अपने हिंदी साहित्य में माना जाता है। बिहारी जी को, बिहारी सतसई को, जो जयसिंह के दरबार के कवि थे, और वहीं फ्रांसिस बेकन की बात करें
तो यहाँ हो जाएंगे फ्रांसिस बेकन अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए इफ और इपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, ही इज़ नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांसिस बेकन। यहाँ ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी और कोई चिंता का भी एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अ पोयम दैट कैप्चर, ठीक है, अ पोयम दैट कैप्चर्स द इसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज। बताइएगा, एक ऐसा पोयम जो इसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज, सामान्य सी बात होगी, उसको क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन ले सकते हैं, पहला ऑप्शन है लिरिक, दूसरा बैलेड और तीसरा है क्यू, और चौथे की हम सभी बात करें तो चौथा है क्यू और ओड। तो लिरिक में देखिए इमेज वगैरह नहीं, ये इमोशनल होता है, बैलेड भी नहीं, ओड भी नहीं। फ्रेंड्स, इसको आप लर्न कर लें, ये है क्यों होता है। ये क्या होता है, आप ऐसे लर्न करें, 5 7 5, ये है क्या। तो देखिए 3 लाइन की ये पोयम होती है क्यों इज द 3 लाइन्स पोयम। 3 लाइन की पोयम होती है, 3 लाइन स्टेंजा की। 5 7 5, ये मैं क्या रही हूँ, बराबर पहली लाइन में 5 सिलेबल, दूसरी लाइन में 5 सिलेबल, तीसरी लाइन में और दूसरी लाइन में 7 सिलेबल। तो 5 7 5 बराबर, आप ध्यान रखिएगा कि ये 3 लाइन का स्टेंजा होता है और ये जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है। ठीक है, इसको आप जो है ऐसे लिख लें, जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री। जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री। और ये और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली लाइन में 5 सिलेबल, दूसरी लाइन में 7 सिलेबल, तीसरी लाइन में फिर से 5 सिलेबल, 5 7 5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका है क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। कह रहा है कि क्या जो है सम्मान की आवाज साइलेंट डस्ट को प्रोवोक मतलब होता है जो है भड़काना या उकसाना या बात का बतंगड़ बनाना। तो यहाँ पर क्या ऐसा कर सकता है, ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। मेटोनमी है, नहीं है, एलेगरी भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है और ऑक्सीमोरन भी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक भाव है, सम्मान का भाव, इसको आपने पर्सोनिफाई कर दिया, उसको आवाज दे दी, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे से आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्लास आपको कैसी लगी, और आप ज़रूर अपने कुछ न कुछ सुझाव भेजें ताकि धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट क्लास में होता रहे और मुझे भी पता चले मेरे स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या मेरे द्वारा एडिट किए जा सकते हैं, या किस टॉपिक पे क्वेश्चन और डाले जाएं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म, या राइटर पोएट से संबंधित, एज से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए। तो आप ज़रूर अपनी राय भेजें, क्लास को कैसी लगी ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्य से सुना।